स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। समय में पीछे करीब 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, जो शक्तिशाली सिंधु नदी के किनारे बसी और फली फूली। जी। हमारे पास द मैजेस्टिक इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम के स्रोत से कुछ खास जानकारी है। ये हमें उस प्राचीन दुनिया की एक, क्या कहते हैं, एक झलक दिखाती है। बिल्कुल, एक अद्भुत झलक। हमारा मकसद ये है कि हम इस उन्नत और थोड़ी रहस्यमयी सी लगने वाली सभ्यता के सबसे अहम पहलुओं को समझें। सोचिए, ऐसे शहर, ऐसी उपलब्धियां जो आज भी हमें हैरान करती हैं। तो चलिए इस प्राचीन दुनिया को थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जरूर। और ये वो सभ्यता है जिसने मतलब शहरी नियोजन में, साफ सफाई की व्यवस्था में और अपने व्यापार में एक अलग ही मुकाम हासिल किया था। स्रोत हमें बताते हैं कि कैसे सिंधु नदी ने सिर्फ जीवन ही नहीं दिया, बल्कि कैसे खेती शुरू हुई, कैसे छोटे छोटे गांव पनपे और फिर देखते ही देखते बड़े व्यवस्थित शहर बन गए। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये मानव समाज कैसे आगे बढ़ा, कैसे विकसित हुआ, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो कहानी शुरू होती है सिंधु नदी से, है ना? बिल्कुल वहीं से। यही वो नदी थी जिसने वो उपजाऊ जमीन दी, खेती के लिए पानी दिया। इसी के सहारे जिंदगी शुरू हुई वहां। हाँ, और उसी उपजाऊ जमीन पर गेहूं और जौ की फसलें लहलहाती थीं। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, ये लोग शायद दुनिया के सबसे पहले किसान थे जिन्होंने कपास उगाया। कपास? सच में? जी हाँ, कपास। जरा सोचिए, उस जमाने में कपड़े के लिए कपास उगाना, ये कितनी बड़ी बात रही होगी, एक तरह की क्रांति। सही का अंदाजा लगाइए वो नजारा। खेतों में शायद बैल हल खींच रहे होंगे। बिल्कुल। और नहरें बनाई होंगी सिंचाई के लिए, जो खेतों तक पानी ले जाती थी। और जब फसल अच्छी होती होगी, मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज, हाँ, तो वो अतिरिक्त अनाज सिर्फ पेट भरने के काम नहीं आता था। तो वही अनाज फिर व्यापार का आधार बनता था, दूर दूर के इलाकों तक, शायद दूसरे देशों तक भी। अच्छा, मतलब आत्मनिर्भरता से समृद्धि की तरफ। हाँ, एक तरह से वही। तो ये तो हुई शुरुआत। अब उन शहरों की बात करते हैं जो इन बस्तियों से निकले। हड़प्पा का नाम सबसे पहले आता है। हड़प्पा जी। कहते हैं ऊपर से देखने पर शहर बिल्कुल शतरंज की बिसात जैसा लगता था। हाँ, ग्रिड पैटर्न जिसे कहते हैं। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर, मतलब 90 डिग्री पर काटती हुई। और घर? पक्की ईंटों के बने घर, बिल्कुल लाइन से कतारों में लगे हुए। ये कोई अचानक नहीं हुआ होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हजारों साल पहले की बेहतरीन शहरी योजना थी, सोची समझी प्लानिंग। कमाल है। और फिर मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो, जहाँ का विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, मैंने भी सुना है उसके बारे में। पक्की ईंटों का बना एक बड़ा सा टैंक जैसा। हाँ, एक बड़ा आयताकार कुंड कह सकते हैं, जिसके दोनों तरफ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। कल्पना कीजिए, साफ पानी से भरा हुआ, धूप में चमकता हुआ। पर इसका असली मकसद क्या था, ये आज तक पक्का पता नहीं चला, है ना? हाँ, ये रहस्य तो है। क्या वो कोई धार्मिक जगह थी, पवित्र स्नान के लिए, या कोई रस्म निभाने के लिए, या फिर शायद लोग बस वहां इकट्ठा होते हों? हो सकता है सामुदायिक मिलन की जगह भी हो सकती है। कई अंदाजे हैं पर पुख्ता सबूत नहीं। ये अपने आप में एक पहेली है। बिल्कुल। लेकिन इन शहरों की एक और बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है, वो है उनकी सफाई व्यवस्था। ओ हाँ, वो तो असाधारण थी, सुमा है। असाधारण से भी ज्यादा। सोचिए, हर सड़क के नीचे ढकी हुई नालियां थी। ढकी हुई? उस जमाने में? जी हाँ, ढकी हुई। और कमाल की बात यह कि लगभग हर घर इन नालियों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। हर घर? हाँ, सारा गंदा पानी, घरों का कूड़ा कचरा इन नालियों के जरिए शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। मतलब आज से 4,500 साल पहले लोग पब्लिक हेल्थ और सफाई का इतना ध्यान रखते थे। बिल्कुल। कहा तो ये भी जाता है कि उनकी ये व्यवस्था तो कई सदियों बाद के यूरोप के बहुत से शहरों से भी बेहतर थी। सच में? ये दिखाता है कि वो समाज कितना व्यवस्थित और कितना दूरदर्शी था। हाँ, संगठन और योजना का बेहतरीन उदाहरण। अच्छा, अब जरा उनकी अर्थव्यवस्था की बात करें। व्यापार वगैरह कैसा था? हाँ, अर्थव्यवस्था और व्यापार भी उनके काफी विकसित थे। हड़प्पा में बहुत बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं। अन्न भंडार मतलब अनाज रखने के गोदाम? जी, ग्रेनरीज कहते हैं उन्हें। पक्की ईंटों की बनी बड़ी बड़ी इमारतें, और उनमें हवा आने जाने का भी इंतजाम होता था ताकि अनाज खराब ना हो, सूखा रहे। क्या तकनीक रही होगी। सोचिए,
वहां कैसी गहमा गहमी रहती होगी। मजदूर अनाज की बोरियां ला रहे हैं, बैलगाड़ियां आ जा रही हैं। बिल्कुल। तो ये अन्न भंडार सिर्फ अनाज जमा करने के लिए नहीं थे, ये उनकी संगठित अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। अच्छा, कैसे? देखिए, अनाज का इतना व्यवस्थित भंडारण और फिर उसका वितरण, ये दिखाता है कि कोई ना कोई मजबूत प्रशासनिक ढांचा जरूर रहा होगा जो ये सब संभालता था। सही बात है। और यही अनाज फिर उनकी व्यापारिक शक्ति का भी स्रोत बनता था। तो मतलब ये अनाज बेचते भी थे? हाँ, बिल्कुल। जरा उन बाजारों की कल्पना कीजिए, क्या कुछ नहीं बिकता होगा वहां? जैसे? शायद व्यापारी मनके बेच रहे हों, सुंदर कपड़े, मिट्टी के बर्तन, खाने पीने का सामान, खरीदार मोलभाव कर रहे हों। एक जीवंत शहर का नजारा। बिल्कुल। लेकिन ये व्यापार सिर्फ शहर या आसपास के इलाकों तक ही सीमित नहीं था, ये बहुत दूर तक फैला था। कितना दूर? सिंधु सभ्यता के जहाज, सोचिए, जहाज पश्चिम में मेसोपोटामिया तक जाते थे। मेसोपोटामिया यानी आज का इराक वाला इलाका? जी हाँ, वही। वहां के जो सुमेरियन लोग थे वो इस इलाके को मेलुआ कहते थे। मेलोहा? ये तो गजब है। मतलब 1000 साल से भी पहले का इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, बिल्कुल। और इसका एक ठोस सबूत हमें गुजरात में लोथल नाम की जगह पर मिला है। लोथल? वहां क्या मिला है? वहां दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाहों में से एक मिला है, एक डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब जहां जहाज आके रुकते थे? बिल्कुल। ईंटों से बना एक बड़ा सा बेसन जहां पानी भरा रहता था और जहाज आकर लंगर डाल सकते थे। वाह। और उसके आसपास गोदाम भी मिले हैं, शायद उनमें हाथी दांत, कीमती पत्थर, मनके, ऐसा व्यापार का सामान रखा जाता होगा। तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सभ्यता अकेली नहीं थी, बल्कि प्राचीन दुनिया के व्यापारिक नेटवर्क का एक अहम हिस्सा थी। हाँ, दुनिया से जुड़ी हुई थी, कटी हुई नहीं थी बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा उनके रोजमर्रा के जीवन में झांकते हैं। उनकी कला, उनके शिल्प, ये सब कैसा था? हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू है। जरा मोहनजोदाड़ो की किसी गली का मंजर सोचिए। उनके खिलौनों से टेराकोटा के खिलौने मिले हैं ना, काफी। हाँ, औरतें शायद घर के बाहर बैठकर चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रही होंगी, कितनी खूबसूरती से मिट्टी को आकार देती होंगी। और पुरुष? पुरुष शायद अपनी दुकानों पर बैठे होंगे, सामान बेच रहे होंगे या आपस में बातें कर रहे होंगे। दुकानें सजी होंगी मोतियों से, चूड़ियों से, तरह तरह के मिट्टी के बर्तनों से। एक व्यस्त जीता जागता शहर। बिल्कुल। और कारीगर भी बड़े माहिर थे। किस तरह के कारीगर? वो मुलायम पत्थर को तराश कर छोटी छोटी चौकोर मोहरें बनाते थे। हाँ, वो मोहरें तो बहुत मशहूर हैं। उन पर जानवरों की तस्वीरें बनी होती हैं। जी, और कितनी सफाई से उकेरी होती हैं वो आकृतियां। बैल, हाथी, गैंडा और कभी कभी तो वो एक सींग वाला जानवर भी जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझा। यूनिकॉर्न जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। ये मोहरें शायद व्यापार में इस्तेमाल होती थीं, सामान की पहचान के लिए या मालिक कौन है ये बताने के लिए। लेकिन वो सिर्फ उपयोगी नहीं थी, वो कला के भी नमूने थे। बिल्कुल, बहुत सटीक, बारीक काम, और शायद उनके कुछ गहरे मतलब भी रहे होंगे। ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को सुंदरता से, कला से काफी लगाव था। हाँ, ऐसा ही लगता है। खुदाई में जो चीजें मिली हैं उनसे अंदाजा लगता है कि औरतें शायद रंगीन सूती कपड़े पहनती होंगी। और चूड़ियां, सुने बहुत सारी चूड़ियां पहनती थी। हाँ, कई मूर्तियां मिली हैं जिनमें औरतों ने कोहनी तक चूड़ियां पहनी हुई हैं। वाह। कुम्हार जो बर्तन बनाते थे उन पर भी सुंदर डिजाइन होते थे। बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने बनते थे। ये सब चीजें क्या बताती हैं? यही कि वो सिर्फ जरूरतें पूरी करने वाला समाज नहीं था। बिल्कुल, वो जिंदगी में सुंदरता, रचनात्मकता और शायद खुशी को भी महत्व देते थे। अच्छा, अब उनके विश्वासों के बारे में बात करते हैं, अधर्म वगैरह, और वो चीजें जो आज भी रहस्य है। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा मामला है क्योंकि हमारे पास लिखित में कुछ नहीं है जैसे हम पढ़ सकें। सही। लेकिन जो मूर्तियां और मोहरें मिली हैं उनसे कुछ अंदाजे लगाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनका धर्म प्रकृति और उर्वरता, मतलब फर्टिलिटी पर केंद्रित था। जैसे? कई जगहों पर मिट्टी की छोटी मूर्तियां मिली हैं जो मातृ देवी या मदर गॉडेस जैसी लगती हैं। शायद उनकी पूजा होती होगी। कुछ मोहरों पर ऐसे दृश्य हैं जिनसे लगता है कि वो पेड़ों को, पीपल जैसे पेड़ों को और कुछ जानवरों को पवित्र मानते थे। जानवरों को? कौन से जानवर? खासकर बैल की आकृतियां मोहरों पर बहुत मिलती हैं। शायद वो शक्ति का प्रतीक रहा हो सकता है। शायद कोई पुजारी वर्ग रहा हो जो ये सब अनुष्ठान करता हो, फूल अनाज चढ़ाते हो। संभव है। पशु तो वैसे भी उनके जीवन का अहम हिस्सा थे ही। हाँ, खेती में बैल काम आते थे। बिल्कुल, कुबड़ वाले बैल खेतों में काम करते थे। बकरियां शायद दूध और ऊन के लिए पालते होंगे। और हाथी, गैंडे, उनकी भी तस्वीरें हैं मोहरों पर। हाँ, शायद नदियों के पास हाथी भी दिखते होंगे और गांव में मोर भी होते होंगे। ये जानवर सिर्फ काम के नहीं थे, जैसा आपने कहा, वो शायद शक्ति, उर्वरता,
सुंदरता के प्रतीक भी बन गए थे। जिन्हें वो अपनी कला में और शायद अपनी आस्था में भी जगह देते थे। जी। लेकिन इन सब के बीच वो एक बहुत बड़ा रहस्य है, सिंधु लिपि। हाँ, वो लिपि। उनकी मोहरों पर, बर्तनों पर, तांबे की पट्टियों पर अजीब से निशान बने हुए हैं, चिन्हों की कतारें। उनकी लिखने की प्रणाली, स्क्रिप्ट। पर मुश्किल ये है कि आज तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया। यही सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे मिस्र की चित्रलिपि को समझने के लिए रोजेटा स्टोन मिल गया था, हाँ, वैसा कोई द्विभाषी या त्रिभाषी लेख सिंधु लिपि के लिए नहीं मिला है। कोई कुंजी नहीं मिली है जिससे इस कोड को तोड़ा जा सके। तो उनकी भाषा क्या थी, वो क्या लिखते थे, उनका इतिहास, उनके विचार, सब कुछ उन चिन्हों में बंद है। बिल्कुल, एक अनसुलझी पहेली। सोचिए अगर हम इसे पढ़ पाते तो कितना कुछ पता चलता। हाँ, वाकई। अच्छा, एक और बात जो मुझे बहुत हैरान करती है वो है इस सभ्यता का फैलाव और उसकी एक रूपता। हाँ, ये भी बहुत खास बात है। मतलब पंजाब में हड़प्पा से लेकर नीचे सिंध में मोहनजोदाड़ो और पश्चिम में गुजरात के लोथल तक। और भी कई जगहें हैं। हाँ, हजारों वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली थी और इन सब शहरों में गजब की समानता दिखती है। किस तरह की समानता? जैसे ईंटें जो वो इस्तेमाल करते थे, उनका आकार, उनका अनुपात लगभग हर जगह एक जैसा है। अच्छा। शहर बसाने का जो तरीका था, वो ग्रिड पैटर्न, वो भी मिलता जुलता है। और वो मोहरें, वो भी लगभग एक जैसी हर जगह मिलती हैं। ये क्या दिखाता है? ये एक गहरी सांस्कृतिक एकता की तरफ इशारा करता है ना? बिल्कुल। शायद ये एक विशाल साम्राज्य ना रहा हो, जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया में थे। तो फिर हो सकता है ये आपस में जुड़े हुए शहरों का एक नेटवर्क रहा हो, सिटी स्टेट्स जैसा कुछ, जो एक जैसी संस्कृति और शायद एक जैसे नियमों के तहत काम कर रहे थे। एक तरह का हार्मनी में काम करने वाला सिस्टम। दिलचस्प थ्योरी है। लेकिन फिर इतना सब कुछ होने के बाद ये सभ्यता खत्म कैसे हो गई? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। धीरे धीरे, मतलब एकदम से नहीं, पर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। क्या बदलने लगा? ऐसा लगता है कि नदियों ने अपना रास्ता बदला। शायद सिंधु नदी थोड़ी खिसक गई, या उसकी जो सहायक नदियां थी जैसे घग्घर, अकरा, वो सूखने लगी। ओह, पानी की कमी। हाँ, पानी की कमी एक बड़ा कारण हो सकता है। कुछ इलाकों में शायद बाढ़ें ज्यादा आने लगी, जिन्होंने बस्तियों को नुकसान पहुंचाया। जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज का असर पड़ा होगा। खेती मुश्किल हो गई होगी, व्यापार के जो रास्ते थे वो शायद टूट गए होंगे। तो लोगों ने क्या किया? लगता है कि इन सब वजहों से लोग धीरे धीरे इन बड़े शहरों को छोड़कर शायद दूसरी ज्यादा अनुकूल जगहों पर जाने लगे, छोटे गांव की तरफ। तो वो जो शानदार शहर थे, उनका क्या हुआ? सिंधु की जो वो गौरवशाली दुनिया थी, वो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, धुंधली होने लगी। और फिर करीब 1900 ईसा पूर्व आते आते मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर, जो कभी इतने आबाद और व्यवस्थित थे, वो लगभग खाली हो गए, वीरान होने लगे। खाली हो गए? हाँ, उनकी सड़कें खामोश हो गईं, इमारतें धीरे धीरे खंडहर बनने लगीं, और फिर वक्त के साथ प्रकृति ने उन्हें अपनी मिट्टी में ढक लिया। इस पतन का कोई एक पक्का कारण पता है? नहीं, कोई एक कारण शायद नहीं था। इस पर आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों में बहस होती है। शायद जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, व्यापार में गिरावट, शायद कुछ बाहरी आक्रमण भी, कई चीजों ने मिलकर इस महान सभ्यता को उसके अंत तक पहुंचाया होगा। और फिर सदियों तक, बल्कि हजारों सालों तक दुनिया इस सभ्यता को भूली गई। हाँ बिल्कुल, ये शहर जमीन के नीचे दबे रहे टीलों की शक्ल में। लोगों को पता भी नहीं था कि इन टीलों के नीचे क्या है। फिर ये दोबारा कैसे खोजे गए? वो हुआ 1920 के दशक में, जब ब्रिटिश राज था। कुछ पुरातत्वविद जैसे दयाराम साहनी और आर.डी. बैनर्जी, उन्होंने इन टीलों की खुदाई शुरू की। और उन्हें क्या मिला? उन्हें मिली पक्की ईंटों की दीवारें, वो खास तरह की मोहरें, बर्तन, मूर्तियां, और फिर धीरे धीरे पूरे के पूरे शहर के खंडहर सामने आ गए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये तो जबरदस्त खोज रही होगी। हाँ, इसने तो भारत के प्राचीन इतिहास को ही बदल दिया। उसे कई हजार साल और पीछे ले गई। एक खोई हुई, भूली बिसरी सभ्यता अचानक दुनिया के नक्शे पे वापस आ गई। कल्पना कर सकती हूँ उन पुरातत्वविदों का उत्साह। हाँ बिल्कुल। और भले ये सभ्यता एक शहरी इकाई के रूप में खत्म हो गई, लेकिन इसकी विरासत, इसकी छाप, वो पूरी तरह मिटी नहीं। कैसे? मतलब क्या बचा उसका? देखिए, शहरी नियोजन के जो तरीके उन्होंने अपनाए, ग्रिड पैटर्न, सफाई व्यवस्था, हाँ, व्यापार के जो रास्ते उन्होंने खोले, जो नेटवर्क बनाया, धातु का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, इन सब का असर बाद की संस्कृतियों पर भी
किसी न किसी रूप में पड़ा। अच्छा। आज भी जब हम मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के खंडहर देखते हैं तो वो हमें उनकी इंजीनियरिंग, उनकी प्लानिंग की कहानी सुनाते हैं। कहीं ना कहीं आज के भारत और पाकिस्तान के शहरों की नींव में, उनकी व्यवस्थाओं में सिंधु घाटी की एक हल्की सी गूंज शायद सुनाई देती है। तो ये वो सभ्यता है जो हजारों साल गुमनामी में रहने के बाद भी अपनी एक छाप छोड़ गई है। हाँ, एक स्थायी विरासत। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया की एक कह सकते हैं एक झलक देखी। जी, एक परिचय। उनकी अद्भुत शहरी योजना, उस जमाने के हिसाब से तो अविश्वसनीय सफाई व्यवस्था, बिल्कुल, दूर दूर तक फैला उनका व्यापार नेटवर्क, और उनकी कलात्मकता, और साथ ही उनकी लिपि का वो अनसुलझा रहस्य जो आज भी हमें सोच में डालता है। बिल्कुल, ये सभ्यता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन समाज कितने व्यवस्थित हो सकते थे, कितने कुशल और योजनाबद्ध हो सकते थे। सही। और साथ ही इसका जो धीरे धीरे पतन हुआ वो हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण में बदलाव, संसाधनों का सही इस्तेमाल, सामाजिक स्थिरता, ये कितने नाजुक मुद्दे हो सकते हैं। ये सबक तो आज भी उतने ही जरूरी हैं। बिल्कुल, आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। और अंत में ये सवाल तो मन में आता ही है कि क्या आज के हमारे शहर, योजनाकार, हमारा समाज इस हजारों साल पुरानी उन्नत सभ्यता से कुछ सीख सकता है? वो सफाई, वो संगठन, शायद प्रकृति के साथ उनका जो तालमेल था। हाँ, सीखने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कभी उनकी उस रहस्यमयी लिपि को पढ़ पाएंगे? क्या हम उनके और रहस्यों को जान पाएंगे? ये वो सवाल हैं जो इतिहासकारों, पुरातत्ववेदों, भाषा के जानकारों को लगातार प्रेरित करते रहते हैं, चुनौती देते रहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अतीत का हिस्सा जरूर है, पर वो हमें मानव की रचनात्मकता, उसकी अनुकूलन क्षमता और सामाजिक संगठन की एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसकी गूंज आज भी हमारे लिए मायने रखती है।